नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। और हाँ, जिस जजमेंट की हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ये साल 2023 की जजमेंट है दोस्तों। और यकीन मानो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर बहुत ज्यादा जागरूकता आने वाली है, क्योंकि अगर आप लोगों ने आज भी समय रहते कोई लीगल स्टेप नहीं लिया तो साल 2005 से पहले किए गए बंटवारे के अंदर भी एक बेटी बेटे के समान बराबर अधिकार पा सकती है। अब ये सारी चीज मैं डिटेल्स के साथ वीडियो में आगे आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक करें और अपना कमेंट आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर ली जाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में। अगर आप लोग मेरे थ्रू लीगल कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस ले सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले एक बेसिक हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि जब तक आप ये कंसेप्ट नहीं समझेंगे, वीडियो में बताई गई जजमेंट का मेन जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर नहीं होगा। देखिए, साल 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंड किया गया, यानी कि संशोधन किया गया, जिसके अंदर सेक्शन 6 सब क्लोज 1 के अंदर एक बेटी को भी बेटे के समान को पार्टनर यानी कि हमवारिस का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद भी साल 2016-17 में बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी, जैसे कि फूलवती वाला मैटर, दनामा वाला मैटर। इसके बाद साल 2020 11 अगस्त को एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट पास होती है, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, जहां पर यह कंसेप्ट क्लियर किया गया कि अगर 2005 से पहले, 2005 क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसी साल वो अमेंडमेंट हुआ था। वैसे अगर आप स्पेसिफिक डेट जानना चाहें, 24 दिसंबर 2004। अगर इससे पहले किसी संपत्ति का बंटवारा हुआ हो, किसी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया हो, कोई महिला अपना संपत्ति में हत्या कर चुकी हो, तो वो महिला संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं पा सकती। किंतु इसके बावजूद अगर कोई भी स्थिति वहां पर बनती है, बेटी को बेटे के समान अधिकार दिया जाएगा। चाहे तो 2005 के बाद कोई बंटवारा हुआ हो जिसमें बेटी को हिस्सा ना दिया गया हो, या फिर 2005 से पहले चाहे बेटी का विवाह हुआ हो या पिता का देहांत हुआ हो। ये सारे के सारे कंसेप्ट अब किसी मायने के नहीं रखते थे, बेटी को बेटे के समान दर्जा दिया जाने लगा। नाउ, अब यहां पर दोस्तों, जब ये जजमेंट पढ़ी जाती है विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, अब देखिएगा वीडियो का मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है। यहां पर यह कंसेप्ट क्लियर किया गया है कि अगर 2005 से पहले किसी प्रॉपर्टी को एलिनिएट कर दिया है, एलिनिएट मतलब किसी और को दे दिया, गिफ्ट कर दिया, विल वसीयत कर दिया, सेल कर दिया, या फिर उस प्रॉपर्टी में बंटवारा कर दिया, तो वहां पर महिला संपत्ति में अपना अधिकार नहीं पा सकती। पर दोस्तों, अब जो आज मैं ये जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं साल 2023 की, यहां पर 2005 से पहले एक पिता ने अपनी संपत्ति गिफ्ट डीड के माध्यम से दे दी थी, किंतु आज भी बेटी को उस संपत्ति में बराबर का दर्जा दिया गया है। और यह चीज कहीं आप लोगों के साथ ना हो जाए, क्योंकि बाद में लोग मुझसे कॉल करके बहुत परेशान हो, कहते हैं कि सर हमने तो शादी बड़ी अच्छी तरीके से की, वहां पर इतना खर्चा कर दिया, संपत्ति में पिताजी ने ऐसा किया और आज भी यहां पर हिस्सा मांगा जा रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति से आप बचना चाहते हैं, तो यह जजमेंट अब बड़ी ध्यान से आपको समझनी होगी, पूरा कंसेप्ट आपको समझना होगा, तब आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके अपने सिचुएशन में उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले केस डिटेल आपको बताई जाए, फिर केस की बेसिक हिस्ट्री आपको क्लियर की जाएगी, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वहां पर क्यों ऐसा किया। अब दोस्तों, सबसे पहले केस की डिटेल्स आप लोग समझिएगा, यहां पर आपको दिखाई भी दे रही होंगी। केस डिटेल है थिकरब्बा एंड अनदर वर्सेस
रणथंभा एंड अदर्स। और जो डेट ऑफ ऑर्डर है वो 5 अप्रैल 2023 है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसी साल की जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसका आरएफए नंबर देखिएगा, आरएफए मतलब रेगुलर फर्स्ट अपील नंबर 1659 ऑफ 2007। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं दोस्तों, जब आप उसे सर्च कर रहे हैं जजमेंट को, ताकि उसकी सर्टिफाइड आप अपने केस में यूज कर सकें। तो ये जो चीज है आरएफए नंबर, सिविल अपील नंबर, साइटेशन नंबर, वहां पर सर्च करने में आपको मदद करते हैं। अब केस की हिस्ट्री आप लोगों को क्लियर करके दे दी जाए, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है ताकि कंफ्यूजन कम हो और केस के फैक्ट्स आप लोगों को सीधे तरीके से समझ में आ जाए। अब दोस्तों, केस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डिस्प्ले पर एक जीनोलॉजी दिखाई जाए, यानी कि एक तरीके का फैमिली ट्री, ताकि कंसेप्ट आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। देखिएगा डिस्प्ले पर जीनोलॉजी यहां पर दिखाई दी गई है। यहां पर जो कनप्पा है, जो मेन व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी है, उसकी 2 वाइफ है। देखिएगा, शांतनव्वा और जो दूसरी है थिरक्कबा। पहली वाइफ के जो बच्चे हैं, यानी कि 2 डॉटर हैं, उनका नाम है रंतनव्वा एंड लक्ष्मबा। और जो दूसरी वाइफ की डॉटर है उसका नाम है रूपा। अब यहां पर जो डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो पार्टीशन सूट को लेकर है। साल 1995 में पार्टीशन सूट डाला गया था। ऐसी स्थिति में फर्स्ट वाइफ और उनके बच्चे एक तरफ हैं, सेकंड वाइफ और उनके दूसरे बच्चे एक तरफ हैं। पार्टीशन सूट डाला गया है पहली वाइफ की तरफ से, जहां पर उसका कहना है कि संपत्ति का बंटवारा करके पहली वाइफ और उनकी दोनों बेटी, दूसरी वाइफ की बेटी, यानी कि टोटल 4 हिस्से होने चाहिए और पार्टीशन सूट करके सबको 1/4 1/4 1/4 शेयर दे देना चाहिए। अब दोस्तों, प्रेजेंट केस में सेकंड वाइफ और उनकी डॉटर का यही कहना है कि जब ये पार्टीशन सूट डाला गया, पहली बात तो उस समय खुद जो प्रॉपर्टी का ओनर है कनव्वा, वो जीवित है। तो ऐसी स्थिति में कैसे उनकी डॉटर प्रॉपर्टी पर सीधा क्लेम डाल सकती है। सेकंड चीज, यहां पर एक और चीज क्लेम में रखी गई कि ये जिस प्रॉपर्टी के अंदर मांग की जा रही है, ये प्रॉपर्टी तो साल 2003 में ही एलिनेट कर दी जा चुकी है, यानी कि गिफ्ट डीड कर दी गई है। किसकी तरफ से? कनव्वा की तरफ से, जो प्रॉपर्टी का ओनर है। और किसको दी गई है? सेकंड जो वाइफ है उनकी डॉटर को, यानी कि रूपा को। तो ऐसी स्थिति में आज ये सूट मेंटेनेबल ही नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो जब वो सूट डाला गया खुद ओनर जिंदा है। दूसरी चीज, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी एलिनेट कर दी गई है। तीसरी चीज, यहां पर सेकंड वाइफ और उनकी डॉटर का कहना है कि पहली वाइफ और उनके बच्चों को ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टी एलिनेट की गई थी। तो अगर पार्टीशन किया जा रहा है तो उन प्रॉपर्टीज को भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए और सभी प्रॉपर्टी का वहां पर बंटवारा किया जाना चाहिए। यह चीज यहां पर सेकंड वाइफ और उनकी जो डॉटर है रूपा, उन्होंने वहां पर कोर्ट के सामने अपना क्लेम किया है। अब देखिए दोस्तों, यहां से वीडियो थोड़ी ध्यान से आपको समझनी है। सेकंड वाइफ ने कहा कि जिस प्रॉपर्टी के अंदर आज बेटी हिस्सा मांग रही है, वो तो अमेंडमेंट होने से पहले ही एलिनेट कर दी, यानी कि जब साल 2005 में संशोधन हुआ, उससे पहले ही गिफ्ट डीड दी जा चुकी है दूसरी डॉटर को। तो आज यहां पर उसके अंदर अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 6 सब क्लोज 1 क्या कहता है कि बेटी को पार्टनर तो है, पर कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर वो हिस्सा नहीं मांग सकती, जो प्रेजेंट सिनेरियो में भी है कि 2005 से पहले एलिनेट की गई प्रॉपर्टी में डॉटर अपना हिस्सा नहीं मांग सकती। नाउ ये चीज यहां पर सेकंड वाइफ की तरफ से कहनी थी। पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सेकंड वाइफ ने क्लेम किया कि 2005 से पहले ही प्रॉपर्टी दी जा चुकी है, तो फर्स्ट वाइफ ने वहां पर, जो फर्स्ट वाइफ और उनकी डॉटर है, उनकी तरफ से शो किया गया कि जब ये कोर्ट केस पेंडिंग था, उसी दरमियान वो एलिनेशन हुई है। यानी कि जब प्रोहिबिटरी ऑर्डर कोर्ट की तरफ से पास किया गया, जिसे हम टेम्पररी इंजंक्शन भी कहते हैं, कि प्रॉपर्टी पर स्टे लगा हुआ है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर है कि सेल परचेज नहीं कर सकते, उस दरमियान ये गिफ्ट डीड दी गई है। अगर ऐसी स्थिति में कोई प्रॉपर्टी एलिनेट कर रहा है तो उसको लीगली तरीके से माना नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में चाहे कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो 2005 से पहले ही पार्टीशन की गई है, एलिनेट की गई है, अगर वहां पर स्टे है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, तो उस एलिनेशन को वॉइड माना जाना चाहिए और बेटी को वहां पर हिस्सा मिलना चाहिए। सेकंड चीज, जो सेकंड वाइफ कह रही थी कि इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी है जो फर्स्ट वाइफ को दी गई है, उन्हें भी पार्टीशन सूट में डालो, वो यहां पर फर्स्ट वाइफ का कहना है कि वो मेंटेनेंस एरियर के चलते दी गई है। मेंटेनेंस एरियर मतलब जो भरण पोषण में पैसा पूरा करने के अंदर एक बकाया अमाउंट बाकी रह गया था, उसको पूरा करने के लिए प्रॉपर्टी दे दी गई। पैसा नहीं दिया गया, बदली प्रॉपर्टी दे दी गई।
ऐसी स्थिति में उन प्रॉपर्टीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। अब ये दोनों पॉइंट ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आ गए। जब एक पार्टी कह रही है कि 2005 से पहले पे तो संशोधन एप्लीकेबल नहीं होगा, जबकि दूसरी पार्टी कह रही है वहां पर तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, तो ऐसी स्थिति में उस चीज को माना नहीं जाना चाहिए। अब देखिएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां पर क्या फैसला दिया, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जानना। दोस्तों यहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो चीजें स्पष्ट की, डिस्प्ले पर आपको दिखाकर समझा दूं, एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। कर्नाटका हाई कोर्ट का कहना है, सिंस द एलिनेशन इज इन द टीथ ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर कोर्ट, यानी कि जब कोर्ट ने वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास कर रखा था, स्टे पास कर रखा था, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो रॉन्ग डोयर है, यानी कि जिसने प्रॉपर्टी गिफ्ट के माध्यम से दी है, कैन नॉट बी ग्रांटेड द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड अंडर द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 6 सब क्लॉज 1। तो ऐसी स्थिति में जो सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 का प्रोवाइजो है कि भाई 2005 से पहले की प्रॉपर्टी के साथ नहीं छेड़छाड़ी की जाएगी, उसमें उस कनव्वा नाम के व्यक्ति को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोहिबिटरी ऑर्डर होने के बाद उसने ऐसा किया है। इफ द एलिनेशन इज हेल्ड टू बी वैलिड then it amount to rewarding the wrongdoer, the first defendant who was bound to obey the order passed the court। यानी कि अगर ऐसी स्थिति में कोर्ट की तरफ से कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास था, तो पहले जो डिफेंडेंट नंबर 1 है, कनव्वा है, जो प्रॉपर्टी का मेन ओनर है, जो जिनोलॉजी में भी मैंने आपको दिखाया था, वो बाउंड था कि कोर्ट का ऑर्डर माने। अगर वो ऐसा नहीं मान रहा तो यहां पर सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 का डिफेंस उसको नहीं मिलेगा। इसके अलावा यह कंसेप्ट और क्लियर किया गया कि जो फर्स्ट वाइफ और उनके बच्चों को वहां पर प्रॉपर्टी दी है, वो एरियर ऑफ मेंटेनेंस के चलते दी है, यानी कि जो भरण पोषण में बकाया था उसके चलते, उसको यहां पर पार्टीशन की तरह इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये दोनों फैसले ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहां पर क्लियर कर दिए हैं अपनी जजमेंट के अंदर। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो पॉइंट मैं बताऊं बस वो ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपकी संपत्ति पर भी कोई वाद विवाद चल रहा है 2005 से पहले, और वहां पर कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर था, कोई स्टे था, किसी प्रकार का रिस्ट्रेन था, इसके बावजूद प्रॉपर्टी को सेल, पार्टीशन, गिफ्ट किया गया है, तो आज भी एक बेटी उस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा पा सकती है, और ये रेलिवेंट जजमेंट आपके वहां पर काम आएगी, ऐसा कुछ ऑर्डर अपने फेवर में कराने के लिए। तो अगर आप वहां से बचना चाहते हैं तो समय रहते आपको कोई लीगल एक्शन लेना होगा, वरना सेम सिचुएशन की तरह बेटी आज भी बराबर का हिस्सा रख सकती है। सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 का डिफेंस आपके किसी भी काम नहीं आएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे कॉल पर कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।